अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली करे आया जी आया नो वश अत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हम हाजिर हैं। आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं। कुछ बातें खेलों की भी होंगी और कहीं खेल का मेला शुरू तो कहीं ख़त्म हो गया है। शो में कचरे पर भी होगी बात। कचरा किसी के लिए जहमत तो किसी के लिए सोना है। आगे चलकर नन्ही गुलकारा से भी आपको मिलवाएंगे कि आपको बताएंगे उनकी आवाज़ किससे मिलती है। और ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नवाज शरीफ का। इनको डॉक्टर ने तो अस्पताल जाने का कहा, लेकिन वो फैक्ट्री चले गए। दिल की बीमारी में मुब्तला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया में फैक्ट्री के दौरे में मसरूफ़ हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ ने बेटों के हमरा लंदन से 400 किलोमीटर दूर वाक़ई एक फैक्ट्री का दौरा किया। अब ऐसे में मामून खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भी झूठी रिपोर्ट पर गए, वतन वापस ना आने के लिए भी झूठी रिपोर्ट दी। दिल का रोग मगर कारोबार की फिक्र भी जारी। जिन्हें डॉक्टर वतन वापसी के सफर से रोक रहे हैं वो बड़े हशाश बशाश लंदन से 450 किलोमीटर दूर बनी फैक्ट्री का मुआयना करने जा पहुंचे। डॉक्टर ने तो कहा था कि दिल के मरीज हैं, कोरोना भी खतरा बन सकता है, मगर नवाज शरीफ ने फैक्ट्री दौरे में मास्क भी ऐसे लगाया कि नाक खुली रही। ब्रीफिंग के दौरान सवालात भी किए। Some plastics again, and this lasts a lot longer. Have you made them in different colors? सियासी मुखालिफिन तो डॉक्टर की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है, ये यहाँ से झूठ बोल के गए थे। अब वहाँ पर ये किसी किस्म की रिपोर्ट करवाएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि करवाएंगे तो रिपोर्ट में सारा झूठ सामने आ जाएगा। आज आपके सामने वो फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं, कारोबारी दौरे कर रहे हैं। शहबाज गिल का कहना था कि नवाज शरीफ वापस आना ही नहीं चाहते। शायद अब परमानेंटली वहाँ रहने की इन्होंने सोच ली। यहाँ से शायद वो फैक्ट्रियाँ बेच रहे हैं पाकिस्तान से, एक दो इनकी जो है, और वो पैसा उधर ले जाके, और कुछ पहले से जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इनके पास मौजूद है, उस पे एक इत्तला है कि शायद वहाँ पर ये एक फैक्ट्री खरीदने की कोशिश में। इसका सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। इलाज के लिए लंदन में 2.25 साल से मुकीम नवाज शरीफ की कभी पोलो मैच देखने, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने पीने की तस्वीर सामने आती रही हैं, जिस पर मुखालिफिन तनकीद करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही, बल्कि 1-2 दिन पहले ही तो ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ को ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें दिल टूटने से वो बीमारी होती है। इसमें कई मज़ीद वजूहात बताई गई थी और फिर ये कहा गया था कि जी आप सफ़र नहीं कर सकते इसी वजह से। लेकिन दिल टूटने का ये कौन सा इलाज होता है? वैसे हो सकता है ऐसा हुआ हो कि डॉक्टर कहते हो कि जब आपका दिल टूट जाए तो ऐसी चीज़ों के करीब रहें जिनसे आपको मोहब्बत हो। तो नवाज शरीफ कारोबारी आदमी है, चले गए फैक्ट्री, वो भी 400 किलोमीटर दूर। बिल्कुल 400 किलोमीटर दूर चले गए। अब जो हुकूमत है वो तो पहले ही ये कह रही थी कि जी रिपोर्ट आ गई है, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। पहले ही रिपोर्ट पे सवालात उठ रहे थे, और अब फैक्ट्री का ये दौरा, जिसमें देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर ने उनको ये कहा है कि आप एंजियोग्राफी कराए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हैं, कोरोना का खदशा है, डेफिनेटली आपको एहतियात करनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में जहां पर एक रिपोर्ट आई है और डॉक्टर्स उसमें नवाज शरीफ को सफर से भी इज्तनाब करने का कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप एंजियोग्राफी जो है वो कराए बगैर नहीं जा सकते हैं। एंजियोग्राफी नहीं, कोरोनरी सर्जरी, जो कि एंजियोग्राफी से भी ऊपर की चीज है, आप नहीं जा सकते। तो फैसल आप देखें इस तरह का दौरा, और वो भी फैक्ट्री का दौरा, किस तरह से वो इक्विपमेंट्स को देख रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब हुकूमत की जानिब से हुकूमत भी बड़ी जालिम है। देखें जब नवाज शरीफ साहब जो है तबीयत की हशाशी बशाशी के लिए लंदन की सड़कों पे चहलकदमी करते हैं, उसको भी वो तनकीद का निशाना बनाती। फिर इंसान के दिल में होता है कि मुझे घबराहट हो रही है तो मैं शॉपिंग कर लूँ। 400 किलोमीटर खातीन का होता है, नहीं खातीन का होता है ना कि आज घबराहट हो रही है मुझे तो मैं शॉपिंग कर लूँ, तो शॉपिंग करने चले गए नवाज शरीफ साहब, तो उस पर भी तनकीद का निशाना बनाया उनको। उसके बाद अब वो फैक्ट्री चले गए तो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। मतलब क्या करे एक अकेला नवाज शरीफ, क्या कुछ करे। अब जिस डॉक्टर की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून ने सनद मानते हुए अदालत में जमा कराया, उसी डॉक्टर की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सवाल के जवाब में नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अमरीकी डॉक्टर ने बरतानवी उसूलों की खिलाफ वर्जी की या नहीं, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बिल्कुल, उन्होंने कहा जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, मगर अमेरिका के बेहतरीन डॉक्टर हैं वो डॉक्टर। इन्होंने एक इल्ज़ाम है कि आपने अमेरिका से बुलवाया है और उनको वहाँ होम डिपार्टमेंट या बरतानवी कवानीन के तहत इजाज़त नहीं थी प्रैक्टिस करने की, और मियाँ साहब के लिए आपने एक रिपोर्ट बनवा ली है। क्या ये बात सही है? पहली बात तो ये है, ये इल्ज़ाम है कि जी अमेरिका से अच्छे डॉक्टर ने आके मुआयना किया।
उस डॉक्टर की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि उसने क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी। ब्रिटिश मुआयना करने के लिए अमेरिका से डॉक्टर आया, उसने मुआयना किया। वो एक आप वेबसाइट पर चले जाएं, उसकी क्रेडेंशियल्स पढ़ लें। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो जनाब, मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस है वो आपने सुना। मोहम्मद जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, और जो डॉक्टर के हवाले से उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के बेहतरीन डॉक्टर हैं। तो अभी आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर सुरमई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आज से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। इंतहाई अहम विजिट है ये। काबीना के अरकान और आला सरकारी हुकाम समेत आला सतह का वफ्द भी प्राइम मिनिस्टर के हमरा होगा। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात भी करेंगे। फवाद चौधरी इस हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। ली से बातें होंगी अलहदा, और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो हैं वो तय हैं। सो इंशाअल्लाह ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मज़ीद इजाफा करेगा। तो आपने सुना कि फवाद चौधरी जो है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले से बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो हिमालय से भी ऊंचे हैं और बहरा अरब की गहराइयों से भी जो है वो ज़्यादा गहरे हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट ये विजिट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। और ये विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं जिसमें 32 जो है ममालिक के सरबराहान और दीगर जो आलमी इदारे हैं उनके सरबराह जो है वो शिरकत कर रहे हैं। इंतहाई फोकस्ड ये इवेंट होने जा रहा है, और इस इवेंट के हवाले से यही कहा जा रहा है। बल्कि फैसल, मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब इस विजिट के लिए जा रहे हैं तो इंडिया में जो है पहले से ही वाविला शुरू हो गया है। स्पॉयलर्स ने जो है वो खबरों का सिलसिला जारी कर दिया, और इस हवाले से भी कई खबरें, क्योंकि जब चीन और पाकिस्तान मिलते हैं तो आपको पता है कि खबरें कौन से मुल्क में बनती है। नहीं, वो बनती नहीं है, वो बनाते हैं। Exactly. वो खबरें नहीं होती, वो ख्वाहिशात होती हैं। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन है, ये इस हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आपको याद होगा दासू प्रोजेक्ट पे जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, और उस पर भी फिर पड़ोसी हमारे मुल्क ने बहुत सी ख्वाहिशों को खबर बनाने की कोशिश की थी। तो ऐसे में उस वक्त भी दोनों ममालिक की क़यादत मिल बैठी थी और बहुत सारी अफवाहों को रद्द किया था, और एक बार फिर ये बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। इसका एक पस मंज़र तो लाजमी ये है, पाकिस्तानी और चीनी रहनुमा मुलाकातों में ना सिर्फ ये कि सीपैक की बात होगी, बल्कि इस समेत मुस्तहकम तिजारती बिलखुसूस इक़्तिसादी ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तानी और चीनी रहनुमा अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करेंगे। बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये दौरा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकत दारी को बुलंदियों की नई सतह तक ले जाने के लिए 2 तरफ़ा अज़्म की तशदीद भी करेगा पाकिस्तान, और मुतादिद शोबों में ताउन को मज़ीद भी तक़वियत देगा। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस विज़िट के हवाले से, और जिस तरीके से हमने आपको इस विज़िट की अहमियत बताई है, तो इस ओवरऑल जो ये इवेंट होने जा रहा है, इसमें जो मैं बात करी थी पड़ोसी मुल्क की, तो पड़ोसी मुल्क में भी जो है वो रूस के हवाले से खबरें लग रही हैं। पड़ोसी मुल्क में भी खासी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क का ब्लॉक है उन ममालिक ने इस इवेंट का बायकॉट किया हुआ है, और इस इवेंट के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत जो है वो शरीक होंगे। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान भी होंगे, और वहाँ पर दीगर जो क़यादत है बड़े बड़े ममालिक की वो भी होगी, और एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर लोगों की होगी। इंतहाई अहमियत का हामिल है, और एक मतलब आलमी फोरम पर नुमाइंदगी के बाद एक सबसे बड़ा इवेंट जो है वो चीन में होने जा रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह से ये इवेंट चीन में होने जा रहा है, और जिस तरह से तमाम ममालिक यहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक टाइज के हवाले से इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा जो है वो अच्छा इवेंट है। तो जनाब, इस इवेंट के हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे और बार बार बताएंगे कि इस इवेंट पर क्या क्या चीज़ें होते जा रही हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक को उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद होगी बात। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ बात हो जाए कि वादे कौन कर रहा है और पूरे कहाँ हो रहे हैं। सिंध हुकूमत कराची वालों से एक और वादा पूरा ना कर सकी। कराची में बसें ना आई, माजी में नई नई तारीखें देने वाले नासिर शाह ने एक और नई तारीख दे दी। समा के सवाल पर कहा बसें तैयार हो रही हैं, जल्दी आ जाएंगी। तारीख देने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, हंसते हुए चले गए। बसेस की मैं तो बहुत अरसा कई दफ़ा वायदा कर चुका हूँ उनके लिए, लेकिन अब
जो है वो बिल्कुल उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं और वो आना शुरू हो गई हैं और अवैध साहब ने उसमें बहुत काम किया है और बहुत जल्द आप वो बसें देखेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो नासिर हुसैन शाह साहब उठ के चले गए। मैं चाहूँगा मैं ये फुटेज एक बार फिर प्ले करवाऊँ। और जब सवाल हुआ नासिर हुसैन शाह ने जब ये कहा कि देखिए मैं बहुत वादा कर चुका हूँ, तो उस पर बहुत खामोशी से मुस्कुरा रहे थे बैठ के बराबर में सईद गनी साहब। और जैसे उन्हें पता हो कि यार ये एक और तारीख दे रहे हैं, अब पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी। अंदर पता सबको सब कुछ होता है कि कराची वालों के साथ हो क्या रहा है, बस जब बताने की बात आती है तो कहते हैं कि हाँ जी आ रही है। जिन्होंने लानी होती है ना वो ले आते हैं। सिंध के वुज़रा बसेस से मुतालिक क्या कहते रहे हैं, पहले ये भी आपको हम दिखा देते हैं। आपने बात की, मैं तो बहुत कई दफ़ा वायदा कर चुका हूँ उनके लिए, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं और वो आना शुरू हो गई हैं और अवैध साहब ने उसमें बहुत काम किया है और बहुत जल्द आप वो बसें देखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो शायद आपको नासिर हुसैन शाह की जो मुस्कुराहट है और सईद गनी साहब की जो मुस्कुराहट है उससे ये साइलेंट मैसेज मिल गया होगा कि ये बसें कब आएंगी। और हम भी यही सोच रहे हैं कि ये बसें कब आएंगी। तो सिंध में तो बसें आएंगी भी या नहीं आएंगी ऑब्वियसली। तो सिंध में तो बसें नहीं चल रही हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो वादा किया गया है वो वादा तो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, पेशावर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं जिसको अब दुनिया ने मान लिया है। फैसल पेशावर 9 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में 2022 पायदार ट्रांसपोर्ट अवार्ड की तकरीब में दुनिया के इन 3 शहरों में से एक होगा जो शहर के जदीद तरीन और माहौल दोस्त बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तस्लीम किया जाएगा। कोरोना और चैलेंजेस के बावजूद इस साल के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड के लिए नामजद किए गए शहरों ने साबित किया है कि मजबूत सियासी इरादे, अवामी हिमायत और शिरकत, सख्त अमल दरामद और अजीम विजन से काबिल जिक्र चीज़ मुमकिन है। तो पेशावर जो है वो उन 3 शहरों में से होने जा रहा है कि जहां पे उसको अवार्ड मिलने जा रहा है। अब आप इन दोनों चीज़ों को मिला के देखिए। एक जगह जहां वादे किए जा रहे हैं और हुए जा रहे हैं, पिछले 10 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है। छोटी, वो कहते हैं ना, छोटे से दिनों के लिए चंद बसें आई थी। जब सवाल किया जाता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तो वो नाराज़ हो जाते हैं इस पर। तो क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही है देने के लिए? हमने देखे और भी कितना कुछ दिया। सवाल होता है कि कराची की ट्रांसपोर्ट का तो वो कहते हैं देखे हमने गंबड़ बना है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनको बनाना होता है वो बना देते हैं। और उसकी मिसाल पेशावर BRT है। आई एम सॉरी, गो के वहाँ पे भी थोड़े बहुत लकूनास हमें देखने में शुरू में ज़रूर मिले थे। लेकिन अब हुआ ये है कि अपने उन लकूनास को ओवरकम करके, अपनी उन कमियों को पूरा करके पेशावर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी दुनिया अब मुतरफ हो रही है। और 9 फरवरी को होने क्या जा रहा है, 9 फरवरी को वाशिंगटन DC में 2022 पायदार ट्रांसपोर्ट अवार्ड की तकरीब होगी और उसमें पेशावर को जो है और पेशावर के इस BRT प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया जाएगा उन 3 शहरों में कि जिन्होंने जदीद तरीन और माहौल दोस्त बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बनाया है। और उसके लिए तमाम तर मुबारकबाद है जी पेशावर और BRT ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। बिल्कुल। अच्छा फैसल, ये जो BRT है, इस हवाले से हमने देखा था कि BRT पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि जी अपनी कीमत से ज़्यादा जो है पैसों से ये बना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दीगर शहरों की बनिस्बत इसमें जो मटेरियल लगाया गया है उसको बार बार इन्होंने फिर रिवाइज़ किया। लेकिन आप देखें कि जिस तरह तनकीद की जा रही थी, अब इस तनकीद का जवाब मिला है कि पूरी दुनिया ने मान लिया है कि ये बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम जब पेशावर की बात करते हैं और सिंध से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि सिंध में जहां बसें नहीं चल रही वहां तो सिंध में इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मेरे ख्याल में 2 से 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फैसल जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कहते हैं जी बसें आ रही हैं, तो मतलब पता नहीं हम किस दौर में ये बसें नहीं होंगे, करण अर्जुन हो गए जो आ रहे हैं, आएंगे और कब आएंगे पता नहीं। लेकिन जहां आ गई हैं और जिनको अवार्ड भी मिलने जा रहा है, तर्जुमान BRT पेशावर मोहम्मद उमैर, अब उनसे बात करते हैं। उमैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस निज़ाम को जो है वो अब दुनिया मान रही है, तो इस सिस्टम का हिस्सा होके कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बताऊं कि पेशावर BRT पाकिस्तान है
है और इसको जहाँ जितनी तनकीद का सामना करना पड़ा वहीं इसने अपनी कारकर्दगी से तमाम जो तनकीद उसको रद्द किया और अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी जो पजीराई हासिल हुई, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम समझते हैं कि BRT के तमाम मुलाजमीन, तमाम अफसरान, पेशावर के शहरियों का बहुत कलीदी किरदार है जिनकी तरफ से सिस्टम को पजीराई हासिल हुई। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बने, इससे वाकिफ़ हुए। फिर इसके साथ साथ हमने जिस तरह का सिस्टम प्रोवाइड किया, माहौल दोस्त बसेज़ हैं, पाकिस्तान में पहली बार हमने मुतारिफ़ कराई। बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ़ कराया। शहर में चलनी हुई पुरानी बसीदा जो वैगने और बसें थीं उनको स्क्रैप किया। उसके साथ साथ जिसकी वजह से जो माहौल है उस पर बेहद जो फ़र्क नज़र आया, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हुई, लोगों के सफरी अखराजात में खातिर खा कमी देखने में आई, उनके जो सफरी औकात कार थे उसमें कमी आई। तो हर लिहाज से हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को इसने सहूलत बख्शी। स्पेशली जो खसूसी अफराद हैं, ख़वातीन हैं, ख्वाजा सिरा हैं, खसूसी माजूर अफराद हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये सिस्टम यूनिवर्सली एसेसिबल है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि सिस्टम जिस तरह से चलाया गया, चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पजीराई हासिल हुई और अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सारी स्पेशलिटी, डेफिनेटली हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस तरह से ये BRT जो है वो नॉमिनेट हुई है। मज़ीद बताइए इसकी बेहतरी के लिए, मज़ीद बताइए इस तरह के प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम को चले हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो गुजरा है, 2020 में इसका आगाज़ किया गया। इसमें 158 बसेस के साथ अभी हम 9 मुनफरद रूट्स चला रहे हैं जो वो रूट्स हैं जो कि लोगों की ज़रूरत के पेश नज़र बनाए गए और चलाए जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में मैं आपको बताऊं कि मज़ीद बसेस भी सिस्टम का हिस्सा होंगी, मज़ीद रूट्स को भी फ़ाल किया जाएगा। फिर एक और चीज़ है कि हम फ़ेज़ 2 के ऊपर काम चल रहा है, फ़ेज़ 2 की फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है कि हम BRT को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे टू द एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 किलोमीटर के रेडियस पे पेशावर में BRT के जो फीडर रूट्स हैं वो उनकी रसाई है। लोगों को जो है हर तरह से इसकी जो है वो सहूलत मैसर है, चाहे वो हयाताबाद में रहते हैं, चाहे वो 400 रोड पे रहते हैं, चाहे वो कोहाट रोड पे रहते हैं। तो तमाम इलाकों को हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर करें, मज़ीद इलाकों को भी कवर किया जाएगा और मज़ीद रूट्स भी फाल किए जाएंगे, मज़ीद बसेस को भी लाया जाएगा। तो फ़ेज़ 2 पे भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मुस्तकबिल करीब में फ़ेज़ 2 के ऊपर भी काम मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा। अच्छा उमैर, कुछ इस अवार्ड की अब बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पूरी दुनिया में बने भी हैं, चले भी हैं, लेकिन इस अवार्ड की यूनिकनेस ये है कि इसे माहौल दोस्त जो है ये जो अवार्ड है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की तरफ एक कदम है दुनिया का, उसमें जो है ये इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। जिस वक्त यहाँ कराची में भी ग्रीन लाइन जब इसका आगाज़ हो रहा था तो असद उमर साहब ने इस पर बहुत ज़ोर दिया था कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और इसका माहौल दोस्त होना, इसका सस्टेनेबल एनर्जी में जो है वो किरदार अदा करना वो एक तरफ है। तो ये मैं चाहूँगा इस पे ज़रा लोगों को आप बताएं, इस पे उनकी जो है वो रहनुमाई भी फरमा दें, क्योंकि जो लोग तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि तो जंगला बस है, ऐसा है वैसा है। उनको ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है कि सर आगे दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, तो प्लीज़ इस पर बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि जब सिस्टम को चलाया गया तो सबसे बड़ी जो हमारा यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट था वो यही था कि BRT की जो तमाम बसेज़ हैं ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, माहौल दोस्त बसेज़ हैं और इनको चला के जो माहौल के ऊपर जो एक आप नॉर्मल बस चला लें और एक हाइब्रिड बस चला लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे क्रिएट होता है, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होती है। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ BRT बसेस चलाना हमारा मकसद था, बल्कि शहर में जो चलती हुई पुरानी बसीदा जो वैगनें थीं, जो बसें थीं, जो धुआं छोड़ती थीं, जो ट्रैफिक जाम में एक बुनियादी किरदार अदा करती थीं, उनको ख़रीद के उनको स्क्रैप भी किया। तो एक बहुत बड़ा आप देखें कि हमने एक सिस्टम चलाया, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से माहौल पे बहुत फ़र्क पड़ा। और हम तो ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को गाड़ियों से निकाल के BRT बसेस में लाएँ ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ें और BRT बसेस में सफ़र करें। उसके साथ साथ हमने जो माइक्रो मोबिलिटी होती है कि जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम कि वो भी माहौल दो सफरी सहूलत है जो कि तलबा को बिलखसूस मैसर है, तमाम लोगों को मैसर है, बिलखसूस तलबा को, कि वो भी माहौल दोस्त है कि बसेस से उतर के वो साइकिल का इस्तेमाल करें जो कि एक सेहतमंद सरगर्मी है, मुस्बत सरगर्मी है। और जहां हम BRT बसेस में एक हाइब्रिड सिस्टम दे रहे हैं, वहीं पे हमने साइकिल शेयरिंग सिस्टम का आगाज़ किया ताकि हर लिहाज से हम माहौल को बचा सकें, क्योंकि फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही है। अगर आप ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे तो ऑफकोर्स आप जो माहौल है उसको मजीद आलूदा करेंगे, आप वापस रिवर्स की तरफ जाएंगे। जबकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तमाम तरह की मसाइल है। इस पे एक चीज़ आपसे, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी अहम बात की जो कराची में भी एक बड़ा अहम मसला है, और वो
ये कि जो पुरानी ट्रांसपोर्ट थी, जो मतलब 1980 के मॉडल चले आ रहे हैं, इंजन चले आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले के, वो तकरीबन एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और जब ये ग्रीन लाइन यहाँ कराची में चलना शुरू हुई तो सबसे पहला लोगों ने सवाल ही यही खड़ा किया है कि यार इन लोगों का क्या होगा। मैं चाहूँगा ये बताएं कि पेशावर में भी पुरानी बसेस थी, आपने कहा कि आपने उनको ख़रीदा, उनको फिर स्क्रैप किया, तो उनमें जो काम करने वाले लोग थे वो कहाँ गए, उनको कहाँ एडजस्ट किया? आप ज़रा ये मॉडल एक्सप्लेन करें ताकि फिर यहाँ सिंध हुकूमत अगर तो वो करना चाहे इसको अडॉप्ट इस मॉडल को तो वो भी करे। जी देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी सक्सेस है, कामयाबी है ये प्रोजेक्ट। और जहाँ तक रही बात पुरानी बसों की, वैगनों की, तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है BRT पेशावर के साथ ही बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के अंडर हम जो हैं वो पुरानी बसेस और वैगन्स को ख़रीदते हैं वॉलंटियरली। जो लोग हमसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमने अखबार इश्तिहार दिए, उसमें बताया लोगों को, तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया। वॉलंटियरली जो है वो लोग आए इसमें और उन्होंने अपनी बसेस रजिस्टर करवाई। फिर उन बसेस और वैगन्स को हमारे एक सेट पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत हमने उनको इनकी जांच पड़ताल करनी होती है। पर तमाम जो सरकारी अदारे होते हैं, कमिश्नर ऑफिस होता है, एक्साइज ऑफिस होता है, DC ऑफिस होता है, उनके तमाम कागजात की, उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन की जाती है। फिर उसके बाद उनके तयशुदा रेट हमने डिवाइस किए हुए हैं। फिर हम बिजनेस कंपनसेशन लॉस दे रहे हैं 1 साल का। और फिर जो उसमें से ड्राइवर जिनके पास लाइसेंसेस हैं और जो अहल हैं और जो ख्वाहिश रखते हैं नौकरी करने की, उनको हमने अकोमोडेट भी किया, उनको नौकरियां भी दिलाई ताकि किसी भी किस्म की बेरोजगारी भी पैदा ना हो उनको सिस्टम के अंदर। जब आप BRT स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक मैक्रो प्रोजेक्ट है, कोई माइक्रो प्रोजेक्ट नहीं है। तो शहर में चलने वाली पुरानी गाड़ियां और जो पुरानी बसें और वैगनें वो ऑफ कोर्स माहौल के लिए बहुत ज़्यादा आलूदा हैं। उनको सिस्टम को आप ख़त्म करेंगे तभी आप नए सिस्टम की तरफ ऑप्ट कर सकेंगे और लोग भी आ सकेंगे। और लोगों को जहाँ पुरानी सिस्टम में ना ख़वातीन उसमें सफ़र कर सकती थी, ना बच्चे, ना माजूर, तो ऑफ कोर्स BRT जो है वो हर मकतबा फ़िक्र के लिए सहूलत है। हमने ये बसेस खरीदी, वैगन्स खरीदी, इनको स्क्रैप किया सो दैट दे कैन नेवर बी यूज अगेन। ये आपको दोबारा उस तरह चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। अब तक 350 से ज़्यादा हमने बसें और वैगनें जो हैं वो स्क्रैप कर दी हैं और इनकी जो अदायगी वो जो है वो हमने इनके मालकान को दे दी है, जिसमें बिजनेस कंपनसेशन लॉस 1 साल का वो भी शामिल है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उबैर साहब जो है वो गुफ्तगू थे और वो यही कह रहे थे कि जो BRT है ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते थे कि इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उनको मिले। और डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि तनकीद के बावजूद अब दुनिया ने मान लिया है कि ये बहुत अच्छा क्विक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। तो फैसल, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हमारी सिंध गवर्नमेंट भी जाग जाए और किसी तरीके से हमारी जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो भी ठीक हो जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। कभी ज़ीरो वेस्ट तो कभी खिदमत आपकी दहलीज पर। पंजाब हुकूमत नाम बदल कर सफाई मुहिम करती रही लेकिन लाहौर की किस्मत नहीं बदली। अब एक बार फिर आगाज़ हुआ है इस तमाम तर मामलात का माह सफाई के नाम से। शाहीन मिसाल की रिपोर्ट देखते हैं। कई हंगामी इजलास, एक के बाद एक डेडलाइन। 4 दिन मांगे हमने, 1 दिन में 3 दिन का काम करना है। नित नई सफाई मुहिम्मात का आगाज। गलियां मुहल्लियां दी हो जे सफाई, एक सड़क भी होवे चमकाई। LWMC के किरदार भी बदले, अगर नहीं बदला तो लाहौर नहीं बदला। सबसे पहले जीरो वेस्ट सफाई मुहिम का आगाज, लेकिन नतीजा कचरा। फिर बात खिदमत आपकी दहलीज पे देने तक पहुंची। इस तरह की मुहिम जब चलाई जाती है तो उससे बहुत बेहतरी आती है, लेकिन नतीजा कचरा। बात हफ्तों पे गई और हफ्ता सफाई मुहिम मैदान में आई, लेकिन नतीजा फिर कचरा। हुकूमत दावे करती है, वादे करती है कि लाहौर साफ होगा, लेकिन नतीजा निकलता है सिफर। पहले ये होता था कि अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजर भी रहा है ना तो वो इस ग्रीन बेल्ट पे कम से कम बैठ जाता था। अब यहाँ पे हाल ऐसा हो गया कि यहाँ पे बैठना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ से स्मेल से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और अब महकमा बल्दियात ने सबसे बड़ी सफाई मुहिम माह सफाई का आगाज कर दिया। इनके वादे दावे तो पहले भी बहुत कर चुके हैं ये, लेकिन इनकी जो नई मुहिम स्टार्ट हुई है उससे भी लग तो नहीं रहा कि ये सफाई कर पाएंगे लाहौर की। जबकि लाहौर इंतजामिया ने खिदमत के लिए हाजिर स्लोगन भी मुतारिफ करा दिया। मुज़दार सरकार हर बार लाहौर को साफ करने का दावा करती है और भूल जाती है, लेकिन लाहौर वालों के जहनों पे ये कचरा नक्श हो चुका है। क्या इस बार भी हुकूमती दावे सच साबित होंगे या नतीजा वही कचरा? कैमरामैन रमजान नवीद के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर।
चले जनाब, तो आपने देखा कि लाहौर शहर में किस तरह से कचरा है और लाहौर के जो लोग हैं खासे परेशान हैं, मगर कराची में भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। शहर कायद में जहाँ नज़र जाए कचरा ही कचरा नज़र आता है, लेकिन कराची में ये कचरा कचरा नहीं है बल्कि सोना है। एक कंपनी है जिसके लिए कचरा नहीं है बल्कि सोना है। उस कंपनी का अज़्म है कि आपका कचरा हम उठाएंगे, इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल भी बनाएंगे। गार्बेज के नामी कंपनी घर हो या दफ्तर, हर जगह से कचरा उठाती है, रिसाइकिल भी करती है, लोगों से कचरा खरीदती भी है। कंपनी कराची को वेस्ट मैनेजमेंट के एक नए दौर में लेके जाना चाहती है। इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अहमद शब्बर साहब ने, CEO हैं गार्बेज कैन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? I'm well and thank you for inviting me. Thank you so much. सही सर, ये बताइए कि आपने अब डेफिनेटली आपका एक अज़्म है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी कंपनी है वो किस तरह काम करती है? अच्छा जी, तो हमारी कंपनी के 3 मेन चीज़ें हैं। आर्क कहलाती है वो, A फॉर अवेयरनेस, R फॉर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट और C फॉर कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट। अवेयरनेस में क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के हवाले से और रिसाइकलिंग के हवाले से कराची में ख़ास तौर पे जो है कल्चर डेवलप अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके, स्कूल्स में जाके, ऑफिस में जाके पहले टॉक्स देते हैं, तो वो अवेयरनेस के अंदर आ जाता है। रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में फिर जो कबाड़ी जैसे काम कर रहे होते हैं, तो देयर फॉलोइंग लाइक रिसाइकलिंग तो कर रहे हैं मगर वो इंटरनेशनल जो कहते हैं स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। इंटरनेशनली कबाड़ के काम को मटेरियल्स रिकवरी कहा जाता है या कॉस्ट रिकवरी कहा जाता है। तो जो आपने जो सोने की बात की उसमें वो होता है कि आप कचरे में से जो यूज़फुल आइटम्स हैं जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो आप रिसाइकिल करके फिर रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करें, तो वो मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी भी हमारी 1 2 जगह पे इस्टेब्लिश हुई हुई है। फिर कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट है जो कि पूरी म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, और जो लैंडफिल वेस्ट है वो लैंडफिल में चला जाता है। जो सब्जी वाला जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो कंपोस्ट हो जाता है। और जो रिसाइकिल करना होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी को देते हैं जिससे वो धागा बना लेती हैं, जिससे टी-शर्ट्स बनती हैं। एल्यूमिनियम जो हमारे पास आता है वो हम एक कंपनी को देते हैं जिससे वो मोटरसाइकिल पार्ट्स बना लेते हैं, तो वो भी रिसाइकिल हो जाता है। और फिर ऑफ कोर्स पेपर तो रिसाइकिल हो ही जाता है। अच्छा अहमद भाई, अब ये बताएं कि कराची जैसे शहर में जी सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है कचरे के से रिलेटेड वो ये नहीं है कि कचरा बहुत ज़्यादा है, गालिबन शायद वो ये भी नहीं होगा कि कचरा उठता नहीं है। सबसे बड़ा जो आपकी आर्क में सबसे पहला जो लफ्ज़ है ए, सबसे बड़ा इशू वही है, दैट्स अवेयरनेस। लोग हमारे, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे लोग शायद ऑफेंड होंगे इस चीज़ से, लेकिन लोग हमारे वो कचरा मतलब क्या मैं बोलूँ ऐसे खुलेआम फेंक देते हैं वो, ठीक है जी। यानी एक सिस्टम होता है ना, एक निज़ाम होता है कि कचरे वाला आता है और उसको कचरे वाला ना कहे उसको सफाई वाला कहे, तो सफाई वाला आता है, वो आपका कचरा उठाता है, वो ले आता है। हमारे यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनके यहाँ तो ये निज़ाम ही नहीं है। आप उन फ्लैट्स के पीछे वाले एरिया में देख लें तो वो छत के ऊपर से सारा कचरा उसके पीछे जमा हुआ होता है। तो अब ऐसे में ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि बाहर के ममालिक में प्लास्टिक के लिए अलग कंटेनर है और जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके लिए अलग है, और स्टील और ग्लास बॉटल्स के लिए अलग है। इस लेवल पे कब पहुंचेंगे हम? बिल्कुल, देखिए उसके लिए ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता, एक तो वो होता है ना कि बिल्कुल ही सिस्टम आप शिफ्ट कर दें, उसमें भी लोग नहीं आ पाते। जैसे सिंध में हुआ था कि जी प्लास्टिक के बैग्स बैन कर देंगे। विदाउट अवेयरनेस आप बैन करेंगे तो कोई भी चीज़ बैन नहीं होती। आप पहले समझाएं कि भाई क्या वजह है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब फॉर एग्जांपल हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ भी काम किया। वहाँ पे डस्टबिन इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, तो मैंने पहले स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया कि क्या वजह थी। जैसे होता है कि आपने तुलसी खाई है, जो भी वो खाया आपने, जो है अंडर आर्म फेंक दिया या निशाना चूक गया आपका, तो हमने छोटे कद के चौड़े मुंह के वो जो वहाँ पे डस्टबिन रखे कि अगर निशाना चूके भी तो दोस्त ही जो मजाक उड़ा देते कि यार इतना बड़ा निशाना चूक गया, वापस जाके जो कहते हैं कचरा उसके अंदर। तो हमारे वाले जो डस्टबिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने 300-400 और उसी तरह के डस्टबिन लेके। तो इसी तरह से अभी एक हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है करीमाबाद टू ज़ियाउद्दीन रोड। DC साहब जो ताहा सलीम साहब हैं, उन्होंने जो कहते हैं इनिशिएट किया था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो। उसमें हम दुकान टू दुकान जा रहे हैं, आदत भी लगा रहे हैं। सुबह दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे जो कहता है हमारी व्हीकल जाती है, पिकअप भी करती है। मगर साथ में हमने जो अवेयरनेस सेशंस भी रखे हुए हैं। संडे को इंशाल्लाह एक क्लीन अप ड्राइव भी है वहाँ पे बच्चों के साथ, और पूरा उनको समझाते हैं कि जी कचरा इस तरह से इन डस्टबिन में और इस तरह से रखें। अब आपने जो बात की कि 3 अलग अलग किस्म के डस्टबिन,
पहले हम लोग रिसाइकल तो करना शुरू कर दें। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक डब्बा प्लास्टिक की बॉटल्स अलग डाल दें और फिर शॉपर्स वगैरह जो है वो अलग कर दें ताकि वो रिसाइकिल होने में जो है वो प्रोसेस है बिल्कुल उसमें ताकि आसानी आ जाए। तो वही है कि अब स्कूलों से शुरू करेंगे, दफातर से शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें एक और जो इशू आ जाता है अवेयरनेस के, लेकिन अवेयरनेस के अंडर ही आप कहते हैं उसको कि कहीं भी दुनिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चलती है, ये कंपनी चलती है, वो वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मैनेजमेंट साथ साथ में चलती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अलग हुई है। आपने देखा है कि रिसाइकलिंग जो है स्कैवेंजर्स कर रहे होते हैं और जो पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का फिर जो जोर है वो आपकी जो फॉर्मल कंपनीज हैं उनके ऊपर आ जाता है। तो उसमें भी जो डंपस्टर डाइविंग कर रहे हैं, जो डस्टबिन के अंदर जा रहे हैं, थैलियाँ फाड़ रहे हैं, उसमें से जो काम की चीज़ें निकाल रहे हैं और फिर वो फेंक रहे हैं, यानी साइड पे फेंक देते हैं। तो वो जब तक आप हल नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से जो है कराची का आपका वेस्ट मैनेजमेंट का इशू हल नहीं हो सकेगा। और उसमें अवेयरनेस की उसमें ज़रूरत है कि क्यों वो मसला है। फॉर एग्जांपल जो रेफ्यूजी क्राइसिस जो हमारे पास है, उनके पास जॉब्स अगर नहीं है, उनके पास वो फॉर्मल उसमें इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, तो वो काम यही करेंगे। और आपको पता है कि जो कहते हैं जो हमारी जो रेफ्यूजीज सबसे ज़्यादा उसमें जो जा रहे होते हैं वही कर। तो होपफुली कोई पॉलिसी इस तरह की आ जाए जिसमें ये भी मसला हल हो फिर तो कि कराची की वेस्ट मैनेजमेंट। सही। अच्छा सर, जैसे आपने अवेयरनेस के वाले से बात की कि यूनिवर्सिटी भी गए हैं और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप इस तरह की जो है कैंपेन कर रहे हैं, तो जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई ये कचरा रिसाइकिल भी हो सकता है, अगर आप सेंस ऑफ सिविलाइजेशन रखेंगे तो इससे आप ही का फ़ायदा है, तो क्या फिर रिएक्शन होता है? कितने % लोग इस बात के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं कि नहीं जी ठीक है, फ्रॉम दी नेक्स्ट टाइम हमने ये कचरा रिसाइकिल भी करना है और फेंकना भी नहीं है सड़क पे या यूनिवर्सिटी में या कहीं और इसको हमने डस्टबिन में ही डालना है? इनिशियल रिएक्शन तो हमेशा सबका अच्छा आता है, मगर कुछ अर्से के बाद पता नहीं हमारी आवाम बोर हो जाती है शायद। तो अच्छा, बोर होने के उसमें लगता है नहीं सड़क पे फेंकना चाहिए। एग्जैक्टली। या जो कहते हैं प्लास्टिक वाले डस्टबिन के अंदर कागज मिल जाएगा आपको, या जो कहते हैं कागज, तो वो तो फिर मिक्स ही हो गया सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स का खासतौर पे अच्छा रिएक्शन होता है, बट देन जो कंसिस्टेंसी फिर जो दिखाने वाली बात है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो क्योंकि आप फर्ज करें महीने भर की मुहिम चलाएं या आप साल भर की भी मुहिम चला दें फिर उसके बाद आप छोड़ दें उस काम को, तो फिर काम हो नहीं सकेगा। तो वी नीड टू रियलाइज कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है एसेंशियल सर्विस है, यानी और ये चैरिटी वर्क भी नहीं हो रहा कि जो कहते हैं कुछ एनजीओज आके कुछ रिसाइकलिंग कर जाएं और सारी चीज़ें। वेस्ट मैनेजमेंट एसेंशियल सर्विस है और उसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक दफ़ा अवेयरनेस तो आपने कर दी मगर फिर आपको आदत डालनी है। अच्छा, अभी शबर भाई एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हमने देखा था इस्लामाबाद का, जहाँ पे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसाइकिल रोड बनाई थी, जितना प्लास्टिक को यूज़ करते हुए फिर उसमें उन्होंने अपना एसफॉल्ट की मिकदार इतनी और ये वो, ये बड़ा अच्छा मॉडल है। इससे ना सिर्फ कॉस्ट सेविंग हुई उनकी, बल्कि एक पायदार सड़क भी बन गई। इस तरह की चीज़ जब हमने सुनी तो मेरे जहन में सबसे पहले सवाल ये आया कि यार कराची में तो कचरा ही कचरा है, या और यहाँ एक तो कराची में कचरा, दूसरा सड़कों पे गड्ढे, तो मतलब कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हो गया। क्या इससे कुछ हम कर सकते, उससे उस किताब का एक पन्ना फाड़ के कराची में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इन कामों से जो है कहते हैं आपकी जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है वो ज़्यादा रिगरस बनेगी और ज़्यादा बेहतर बनेगी, और वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर बनेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग एक कंपनी को देते हैं, वो पॉलिएस्टर तो बना रही है प्लास्टिक की बॉटल से और टी-शर्ट्स तो बना रहे हैं, तो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। तो अब ये अगर आप सड़क के बनाते हैं तो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। फिर एक और केनिया की एक कंपनी है, लाइक एन आर्किटेक्ट फ्रेंड ऑफ माइन, जो कल हम ही वही डिस्कस कर रहे थे, वो उससे प्लास्टिक की बॉटल से ब्रिक्स बना लेते हैं। फिर एक और आपके पास ऑप्शन है, ये ग्रीन अर्थ एक लाहौर की कंपनी है जो कि टेट्रा पैक से कॉरुगेटेड शीट्स बना रहे हैं जिससे छतें बनती हैं। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कॉलोनी, उनके साथ हम काम करते हैं, उनको हम लोग प्लास्टिक की थैलियाँ देते हैं और वो उसको जो है क्रोशे करके पूरे बड़े बड़े बीच बैग्स बना लेते हैं। तो एक बैग के अंदर तकरीबन 200-300 आपकी प्लास्टिक की थैलियाँ चली जाती हैं, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मल्टा यूज़ आपकी उसमें चले। ये कितनी ज़बरदस्त आपने बात की है कि अब इससे जो भी हम कचरा है उससे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितना ज़बरदस्त है। अच्छा शबर साहब, आप आखिर में आपसे मुख्तसरन ये पूछूंगा मैं कि आप तो ये सब कर रहे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड लग तो रहा है कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो कहते हैं अच्छा खासा काम कर रहे हैं।
3-4 साल पहले जब हमने ये स्टार्ट किया था तब दे weren't as encouraging and hopefully like what I would ये देखिए मैं इस पे कमेंट इतना ज़्यादा नहीं करूँगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे क्योंकि वो सब लोगों को नज़र आ रहा है बट आई वुड लाइक टू रेकमेंड कि वो इस तरह की पॉलिसी निकालें कि जो लोकल कम से कम जो स्टार्टअप्स हैं या जो छोटी कंपनीज हैं उनके लिए कोई लाइसेंसिंग के लिए उनके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप बाहर से इंपोर्ट करके जो कहते हैं कंपनीज ले आएं और बड़ी बड़ी कंपनीज क्योंकि वो फिर कुछ अरसे के बाद जब उनको कल्चर हमारा नजर आता है कुछ नजर आता है तो वो संभाल नहीं पा रहे होते हैं जो कि हम देख रहे हैं सही। तो लोकल कंपनीज को साथ में लेके चलें और रिसाइकलिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें और इसको ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने के लिए एक और सवाल मैं आपसे करूँगा कि हमने ये भी बताया लोगों को कि आप उनसे कचरा खरीदते भी हैं जी हाउ डज दैट वर्क। अच्छा उसमें मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में we're moving away from purchasing trash क्योंकि देखें कचरा नहीं खरीदा जाता जो रॉ मटेरियल है वो खरीदा जाता है अब जैसे कार्डबोर्ड है वो खरीदा जाता है क्योंकि फिर वो आप जो है कहते हैं इंडस्ट्री सामने रिसाइकिल करके नया मटेरियल से बना सही। इसी तरह से प्लास्टिक की बोतल खरीद के जैसे कहा कि पॉलिस्टर बना लिया मगर क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियल्स रिकवरी और कॉस्ट रिकवरी और वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग नीड्स टू गो हैंड इन हैंड पार्ट ऑफ द इशू इज़ कि लोग यहाँ पे कचरा बेच रहे होते हैं अब मगर अगर आप दुबई में देखें तो वहाँ पे मॉल्स के बाहर आपने एक जो जंगल लगाया हुआ होता है सारी कंपनीज जो भी हैं कार्डबोर्ड वहाँ पे छोड़ देती हैं और दीवा या दूसरी कंपनी आके उठा के ले जाती है। सिमिलरली इंटरनेशनली अगर आप रिसाइकिल ना करें तो आपके ऊपर उल्टा फाइन होता है तो दैट्स वन थिंग दैट वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम कि सोना तो है मगर सोना इसलिए है कि आपकी ताकि सड़कें साफ रहें सोना इसलिए नहीं है कि वो आपकी जेबों में चला जाए एग्जैक्टली बिल्कुल ये वाली बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमर साहब आप हमारे शो पर आए और इतनी अपने गुफ्तगू की। तो जनाब अपने मुल्क को साफ़ रखना अपने शहर को साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे याद पड़ता है कि सफाई मुहिम के हवाले से मुर्तज़ा आपने एक ट्वीट किया था कि हेल्प अस हेल्प। तो सर आप पहले इस शहर को साफ़ करने के लिए कोई हेल्प करें तो आवाम भी फिर आगे बढ़कर हेल्प करेगी। तो जनाब ये सूरत हाल है सारी की सारी और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमने की है तो एक और अच्छी खबर भी हम शामिल करते हैं। ताइक्वांडो के आलमी मुकाबलों के लिए स्वात के एथलीट आमिर खान फतह का झंडा लहराने के लिए तैयार हैं। आमिर खान 63 kg के दंगल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शाहबुद्दीन की रिपोर्ट देखते हैं। किस में कितना है दम, यूएई में सजने को है 6 फरवरी को फुजैरा ओपन ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप जिसमें सैकड़ों एथलीट्स हिस्सा लेंगे। 63 kg की सीनियर कैटेगरी में सवात के 18 साल आमिर खान भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। मेरी वेट में तकरीबन 70 फ्लेयर है और मैं उसके साथ सबको हराऊंगा और इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और मैं मेडल लाऊंगा इधर सवात के लिए। आमिर खान के कोच और उस्ताद भी उनकी तरबियत से मुतमईन हैं। काफ़ी अच्छी उसकी ट्रेनिंग जारी है और वो भी काफ़ी एक्टिव है ट्रेनिंग में और काफ़ी उस पर मेहनत जारी है। काफ़ी हमारे जितने भी सीनियर हैं स्वात के वो सारे उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग उसकी टप जारी है। आमिर खान मुल्की और सूबाई सतह पर कई एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी, लेकिन आज के पूरे दिन की सबसे अहम स्टोरी ही यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर चाइना जा रहे हैं। सरमाई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे और आज से 6 फरवरी तक वो चीन का दौरा करेंगे। तो काबीना के अरकान और आला सरकारी हुकाम समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ही होगा और बहुत ही अहम ये दौरा होने जा रहा है। करंट सिचुएशन के हिसाब से जो भी दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू होने जा रही है वो ये कि 3 रोज़ा ये दौरा है और 3 रोज़ा दौरे में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और चीनी रहनुमा मुलाकात में सीपैक समेत मुस्तहकम तजारती और इक़्तिसादी ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तानी और चीनी रहनुमा अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करेंगे।
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकतदारी को बुलंदियों की नई सतह तक ले जाने के लिए दो तरफा अज़्म की तशदीद करेगा और मुतादिद शोबों में ताउन को मजीद तकफियत भी देगा। इंतहाई अहम दौरा है ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, दीगर कंट्रीज से भी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और एक ये बात भी है कि जिन कंट्रीज़ के जो सरबराहान वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं इस इवेंट में, इस ओलंपिक्स के अंदर, अगर उनके खिलाड़ी कुछ कम भी हैं, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो कि ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ कम भी हैं, ताहम वो भी वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि इस दौरे को, इस ओवरऑल इस इवेंट को बहुत ज़्यादा अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ममालिक ऐसे हैं जैसे कि जो एक इंडिया का अलग से ब्लॉक है उसने डेफिनेटली बायकॉट किया हुआ है। इंडिया की जानिब से हम सुनते हैं कि कई खबरें सामने आ रही हैं, जैसे ही पाकिस्तान और चीन मिलते हैं, जैसे ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये मुलाकातों का सिलसिला होता है, कोई अहम इवेंट होता है तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ से कई खबरें सरगर्म होती हैं। 3 दिन से मुसलसल इंडिया इन तमाम तर इवेंट के हवाले से बात कर रहा है, दीगर जो उसके ब्लॉक में शामिल ममालिक हैं वो बात कर रहे हैं। ये इवेंट बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 साल के अरसे के बाद, आलमी फोरम्स के बाद, अब चाइना में ये सबसे ज़्यादा अहम इवेंट होने जा रहा है और इसमें जो रूस के सदर हैं पुतिन वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। साइडलाइन मुलाकातें जो हैं उस हवाले से, हाँ, चाइना ने साइडलाइन मुलाकातों के हवाले से जो है वो भी SOPs जारी की हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी वहाँ पर कुछ हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम दौरा होने जा रहा है। सरमाई ओलंपिक्स तो सर एक बहाना है, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान का ये जो दौरा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़ाहिर है बड़े गहरे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, इकनॉमिक ताल्लुकात हैं और अब हम इसमें एक नई जहत का इजाफा कर रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स के ताल्लुकात। बुनियादी मकसद जो है वज़ीर-ए-आज़म का वो विंटर ओलंपिक्स में शिरकत है और इस वक्त चीन में 20 से ज़्यादा जो गैर मुल्की सरबराहान हैं वो मौजूद हैं और 2 साल के बाद पहली दफ़ा जो प्रेसिडेंट शी हैं वो किसी इंटरनेशनल लीडर से मुलाकात करेंगे और वो लीडर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। सही है सर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात की नौयत और अहमियत क्या है। अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उसके साथ जो हमारे तकरीबन 21 नए सेक्टर हैं जिनमें हम चीन के साथ एक क्लोज इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं चीन की सनत को खुशामदीद कहने के लिए। और जिस तरह से पहले हमने बताया था कि जो CPEC है उसके डिफरेंट मरहले थे, उसमें पहला मरहला था कि आपने सड़कें बनाई, फिर आपने बिजली के कारखाने लगाए और आपने सनत लगानी है और एग्रीकल्चर, ये सनत और एग्रीकल्चर का जो नया एक ताउन है वो इंशाल्लाह इस दौरे में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा कि इस विजिट के दौरान किन अहम मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? ये अभी जो MOUs हैं या जो मुआहिदे हैं वो तो एक ज़ाहिर हिस्सा है और वो अपने साथ साथ जो है वो उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, लेकिन इसकी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है अभी वो आपको अफगानिस्तान के तनाजुर में है, जहाँ पे हम एक बहुत बड़ी एफर्ट लीड कर रहे हैं अफगानिस्तान के अवाम को एक इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद देने की। वहाँ पे सख्त सर्दी है, माएँ अपने बच्चों को जो है वो उनकी खुराक का ख्याल नहीं रख पा रही। एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है जो अफगानिस्तान में जारी है। तो हमारी जो टॉप मोस्ट एजेंडा है वो अफगानिस्तान में जो इंसानी हमदर्दी के तहत जो इमदाद है उसकी रास्ते खोलना है और इसके साथ साथ जो हमारे अपने मामलात हैं वो तो चीन से हैं ही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मामले पे हम बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बहुत ही अहम दौरा होने जा रहा है और ज़रूर ये बताइएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। सबको याद है कि दासू में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये एक तासुर दिया गया था कि तमाम तर चीज़ें सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं। तो उस तनाजुर में ये मुलाकात, ये दौरा कितनी अहमियत कहाँ मिला? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दासू का वाक़या था अफसोसनाक था। चीन भी समझता है और पाकिस्तान भी जानता है कि कुछ कुव्वतें हैं जो
सीपैक जिनको नहीं भाता और वो इस किस्म की रखना अंदाजी करते रहेंगे। इसीलिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी गई थी। इस किस्म के वाकयात हमारे ताल्लुकात को ना मुतासर कर सकते हैं और ना ही हमारे सीपैक के फैसले पर नजरसानी पर दोनों मुल्कों को मजबूर कर सकते हैं। नंबर 1, ताजू पर हमने पेशरफ्त की है, इंशाल्लाह उनको करारवा की सजा मिलेगी और हमने कॉम्पनसेशन के लिए भी जो फैमिलीज मुतासर हुई हैं उसके लिए इक़दाम लिए हैं। इंशाल्लाह जो सीपैक की रफ्तार है, आपको ज़हन-नशीं कर लेना चाहिए कि पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में कोविड-19 का भौचाल है और उसकी वजह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है। हर मुल्क की बशमूल चीन पहली तरजीह जो है वो कोविड-19 से नमत आजमा होना थी और है। माफ कीजिए। तो इसलिए लोगों की तवज्जो बटी रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम कोविड-19 से बाहर आ रहे हैं तो तवज्जो वापस मरकूज होगी और इसकी रफ्तार जो है, इसका जो सेकंड फेज है उस पर हम तवज्जो करेंगे और इंशाल्लाह इस दौरे पर इस पर बात भी होगी। अच्छा सर, ये दौरा इंतहाई आम है, दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस दौरे पर हैं। डेफिनेटली जब चीन और पाकिस्तान कोलैबोरेट करते हैं तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ से जो है स्पेकुलेशन और जो है वो स्पॉइल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह से भारत बात कर रहा है अब इस विजिट के बारे में और ख़ासकर सदर प्यूटिन की मुलाकात के हवाले से उसने जो है वो रिपोर्ट करना शुरू किया है, ये फेक न्यूज़ फैलानी शुरू की, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी मीडिया को जरा क्यों लेना चाहिए जी। पड़ोस से। पड़ोस क्या कह रहा है? राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार की नाकाम पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान और चीन पहले से ज्यादा करीब आ चुके हैं जी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं और हमारे यहाँ एक मीडिया का अंसर है जो तासुर दे रहा है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही। तो अब समझने वाले समझते हैं, जो पाकिस्तान पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या नौयत है और आज हिंदुस्तान में घबराहट है। तो इसलिए मैं पूरी कौम को ये एतमाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चीन के साथ को एक सेक्शन ऑफ द मीडिया उसको तासुर देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आपको इस पे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। चीन हमारा दोस्त था, है, रहेगा और हमारे बहुत से मामलात पर हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, इंतहाई आम विजिट है और डेफिनेटली हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं चीन के साथ, तो सर क्या कोई MOUs वगैरह भी साइन होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे कि MOUs भी साइन होंगे, सदर ची से मुलाकात भी होगी और सदर शी की मुलाकात के साथ प्रीमियर ली से मुलाकात भी होगी, प्राइम मिनिस्टर की 1-on-1 मुलाकात भी है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हैं, वजीर खारजा के साथ मेरी मुलाकात भी तय हो चुकी है जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा और अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। अच्छा सर, सदर प्यूटिन से मुलाकात होगी? देखिए, वो भी वहाँ मौजूद होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे, लेकिन उनका दौरा बहुत मुख्तसर है। लेकिन रूस के बारे में भी मैं आपको ये एतमाद में लेना चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात में एक नया खुशगवार मोड़ आ चुका है और ताल्लुकात आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे मजीद बेहतर होते चले जाएंगे। और शाह साहब, इसमें एक बड़ा अहम मामला ये भी है कि हम अलॉन्ग विद चाइना एंड अदर कंट्रीज़ बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है, उस हवाले से भी गुफ्तगू यकीनन होगी। यकीनन अफगानिस्तान में वो भी दिलचस्पी रखते हैं, उनका पड़ोसी मुल्क है, हमारा भी पड़ोसी मुल्क है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चीन किरदार अदा कर सकता है और उन्हें यकीनन करना चाहिए। हम भी चाहेंगे कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको अवॉइड किया जाए और पाकिस्तान ने 19 दिसंबर को एक स्पेशल हंगामी इजलास वज़ीर ख़ारजा का, OIC के वज़ीर ख़ारजा का बुलाकर अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया और अफगानिस्तान के अवाम इसका एहसास कर रहे हैं। आज मैं अखबारात देख रहा था, अच्छी खबर मैंने देखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ वहाँ
खुलनी शुरू हो गई हैं और बच्चियों का भी वहाँ तालीम का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये एक अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और 3 रोज़ा ये बड़ा अहम दौरा होने जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। और अहम बात यह है कि तमाम तर जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं, जिनमें प्रीमियर ली भी हैं और सदर शी जिनपिंग भी हैं, उनसे भी मुलाकात तय है। तो अभी शो में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो सुरीली आवाज़ से होगी आपकी मुलाकात। सवाल अब यह है कि क्या कलंदर्स जो है वो अपनी कलंदरी में आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं PSL की और लाहौर कलंदर्स ने अजीब ही धमाल मचाई हुई है। वैसे माइंड यू लास्ट ईयर भी उनका स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन फिर बीच में कुछ कोविड के मामलात आ गए थे, जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस वैसे नज़र नहीं। लेकिन अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, कलंदर्स का बिल्कुल एक नया अवतार हमें नज़र आ रहा है। कल पेशावर ज़ल्मी जैसी तगड़ी टीम को जिस तरीके से उन्होंने हराया है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स खेल रही है। 29 रन से शिकस्त दे दी और कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का हदफ दिया है। और फ़खर जमान की क्या ही बात है, आफ्टर दैट कैमियो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप उन्होंने कमाल किया हुआ है। फ़खर जमान ने जो है वो तमाम तर टीमें जितने भी अब तक फेस की हैं उनके खिलाफ बेहतरीन खेल खेला है। कराची किंग्स वाले तो वो भूले नहीं होंगे उनकी अभी तक इनिंग्स। तो फ़खर जमान ने आउटस्टैंडिंग खेला। थोड़ा मैच का खतासस करें तो फिर जमान ने 66 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक के जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट पंडित से उनको बहुत बैक कर रहे थे और उन्होंने आके भी अपने आप को प्रूव किया है। तो कल के मैच में क्या कुछ और ख़ास तौर पे एक वो चीज़ वो जिसको कहते हैं ना कारमा, जो जज़ई ने किया था वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी के साथ, कल शाहीन शाह अफरीदी ने उसका बदला ले लिया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अदील अज़हर मौजूद है। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाहौर कलंदर सर, क्या ही बात है, पिछले साल की अपनी फर्स्ट फेज़ वाली परफॉर्मेंस को वो दोहरा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कलंदर्स की अब तक की परफॉर्मेंस में? हाँ जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। देखिए जी, बिल्कुल लाहौर कलंदर्स पिछले साल भी जैसे कि आपने जिक्र किया कि दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, फिर उसके बाद जो अबू धाबी लेग हुआ उसमें जैसे कि टेबल्स बिल्कुल टर्न हो गए थे। लाहौर और कराची स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। मुल्तान सुल्तान आउट ऑफ नोवेयर जो है वो उसमें ऊपर आया था। बट इस बार लाहौर कलंदर्स देखिए, फैसल इट ऑल कम्स टू द टीम सिलेक्शन। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के गए, एक बहुत अच्छी उन्होंने टीम बनाई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनके नए पिक्स थे, कामरान गुलाम हो गए, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो सब टॉप प्लेयर्स में से हैं, उनको उन्होंने T20 में चांस दे रहे हैं। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज दैट उन्होंने जो प्लेयर्स अपने पिक किए थे, they've all started to perform and I think उनके लिए जो है ना वो एक stars are aligning really well। और remember this is the कराची leg, अभी तो लाहौर लेग में इनको जाना है जहाँ पे वो अपने होम ग्राउंड में काफी सालों बाद खेल रहे होंगे। तो मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली फखर तो बहुत ही डेडली फॉर्म में, इस वक्त तो हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट के बन चुके हैं वो। एंड आई रियली होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट सेक ही हैज जस्ट गॉट स्टार्टेड। सही, बिल्कुल। फ़खर जमान जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अनबिलीवेबल रही है एंड आई होप सो कि वो इसी तरह कंटिन्यू करें। अच्छा, लाहौर कलंदर्स ने मैच तो जीत लिया मगर फील्डर्स ने पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों को कम अज़ कम 5 मौके दिए। इस पर क्या कहेंगे फील्डिंग पर आप? नहीं, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक फील्डिंग का म्यार जनरली PSL में वी फाइंड इट ओके। मैं उसको हरगिज बिग बैश या वाइटैलिटी ब्लास्ट वगैरह के साथ लिंक नहीं कर सकता इवन फॉर IPL। लेकिन आई थिंक कल कुछ ज्यादा ही कैचेस छूटे। एक चीज भी मैं शायद हो सकता है, ये तो प्लेयर जो है बता सकें इस बात को, लेकिन कराची में पिछले 2 दिनों से ड्यू काफी ज्यादा हो रही है। सुबह में भी आपको फील हो रही होती है और रात में तो ये काफी ज्यादा वाजे हो रही है। सो हो सकता है ड्यू कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन अपने फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा पूरे तमाम टीमों को। ज़रा अदील भाई देख लेते हैं कि कल किस तरीके से कैचेस गिरे, फिर इस पर मेरा एक सवाल है वैसे आपसे, देख लेते हैं। अच्छा अदील भाई, ये जो 5 कैचेस हैं इनमें से कीपर को तो आप रेगुलर कीपर नहीं थे एक तो, और जिस तरीके से ये वाला जो कैच गिरा है तो लग रहा था कि नहीं है, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। एक तो चीज़ ये, तो 2 कैचेस तो ये हो गए। हाँ एब्सोल्युटली वो हो गए। वो अपने आप को मेरे ख्याल से SCG में समझ रहे थे ना, ऑस्ट्रेलियन साइड ऑफ रिवर्स कपिंग। अच्छा, एक तो वो चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें से एक कैच जो कि थर्ड मैन पे था, चले ठीक है, उसको रिलेटिवली अगेन दे देते हैं कि यार मुश्किल था, ही वाज डाइविंग और ये वाले। लेकिन वो जो आखिरी की जो 2 कैचेस हैं, एक जो आखिरी वाला कैच ठीक है जी, और एक जो हमारे 2 बहुत सीनियर प्लेयर्स ने आपस में मुठभेड़ करके छोड़ा है। आपने कहा कि ड्यू कराची में है, हाँ ठीक है ड्यू है,
ये तो बात हमें बहुत पहले से पता है, ये तो हर क्रिकेटर को पता होती है और हर उस साइड को पता होती है जो कि दूसरी बारी में फील्डिंग करने जा रही होती है कि भाई ड्यू होगी। वी ऑल प्रैक्टिस फॉर दैट। एब्सोल्यूट है कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। कीपर का जो कैच आपने जो छूटते हुए देखा वो पुअर टेक्निक थी और आई मीन बचकाना चीज थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली फखर और शोएब मलिक, अगर मैं गलती पर ना हूँ, सॉरी आई थिंक शोएब मलिक एंड हफीज, जस्ट इमेजिन लाइक कितने हजारों मैचेस इनके दरमियान। अच्छा देखिए पिछले मैच में अगर आपको याद हो तो अनवर अली ने एक कैच छोड़ा था और मेरे ख्याल से आई थिंक इस टूर्नामेंट का परहैप्स द ड्रॉप ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। वो तो रिजवान का बड़ापन है कि जब उस पर भी तालियां बजा रहे थे मुल्तान सुल्तान वाले उस मैच में, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का जरा फील्डिंग स्टैंडर्ड, आई थिंक हम कोई मोड अपना स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं। कभी जब हम कैचेस पकड़ने में आते हैं और फील्डिंग करने में आते हैं तो ऐसे कोई किसी के कारनामे सर अंजाम दे देते हैं कि आप रिपीट पे लगा देते हैं कि यार हम पाकिस्तानियों ने कर कैसे लिया। और जब आप कैचेस छोड़ने में आते हैं तो ये हमारे इतने सीनियर खिलाड़ी who are very good fielders, but मेरे ख्याल से yesterday I think due should not be considered as a good reason for that, but I think it was sloppiness on the field for sure. अच्छा हम लाहौर कलंदर्स की इतनी तारीफ कर ही रहे हैं, एक और टीम जिसकी तारीफ बनती है और वो है मुल्तान सुल्तान। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि यार क्या ही कमाल कर दिया। आपने अभी खुद कहा कि कैच छोड़ा जब अनवर ने तो उसको बैकअप किया रिजवान ने। रिजवान की कैप्टनसी पे भी बताइएगा मुझे, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस पे भी, और अगर आप चाहें कमेंट करना तो ज़रूर कीजिएगा कि यही अनवर अगर अपने एक दूसरे कैप्टन की कैप्टनसी में कैच छोड़ते, मैं नाम लिए बगैर आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, तो फिर उनका क्या असर होता? बहुत बुरा असर होना था यार मेरे ख्याल से। आई थिंक कल फैसल यू माइट नो हम शाम में प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं और सवेरा कर रहे होते हैं, और कल जिस वक्त हम लोग प्रोग्राम में लाइव जाने वाले थे उसी से थोड़ी देर पहले ही सरफराज का वो ट्वीट आया था जिसमें वो सलमान बट को एक इशारा कर रहे थे एंड ऑल। देखिए एवरीबडी नीड्स टू फोकस ऑन क्रिकेट, ऑन देयर गेम। रिजवान और सरफराज के दरमियान जो खलीज है ना वो वक्त के साथ साथ बहुत वाज़ेह होती जा रही है। अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई है दैट इवन द मोस्ट हार्डकोर सपोर्टर्स ऑफ सरफराज वो अब ये मानते हैं कि यार वो एक मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है जी, आप जिस स्टेज में रिजवान को ले आए, रिजवान इस वक्त जिस फॉर्म के साथ बैटिंग तो चले उनका है, उनकी कैप्टनसी में जो मैच्योरिटी नजर आ रही है, जिस तरह वो चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, उनकी फील्ड प्लेसमेंट, अब वो टिम डेविड वाला जो कैच था वो आखिरी बॉल से पहले उसको वो लॉन्ग ऑन से फील्डर लेके मिड विकेट पर लेकर आ गया। ही टुक अ ब्रिलियंट कैच, बट वो छक्का था क्योंकि वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था एक डिलीवरी पहले, और आखिरी बॉल पे वो लेकर आया। सो रिजवान अगर वाकई उनका बहुत बड़ा फन था। मैं उस मैच में क्योंकि मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज मैं प्रेडिक्ट करके आया था शो में दैट मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू विन, और अनवर अली का जब वो कैच छूटा तो हमारे मुंह से भी काफी गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं वो निकले, और वहां पे हम देख रहे हैं कि उनका कप्तान जो है वो खड़ा हुआ वो तालियां बजा रहा है। हमने कहा यार ये किस तरह का आदमी है, लाइक वो कहते हैं ना एक ही दिल है यार, कितनी बार तुम जीतोगे हमारा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम मुल्तान सुल्तान, कमिंग बैक टू यार मुख्तसर एक मिनट से बात करता हूँ मैं उनसे। देखिए मुल्तान सुल्तान इज प्लेइंग इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। मैं ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग इन पीएसएल, बट वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। 2 मैचेस लगातार टॉस हार के वो मैच जीत रहे हैं, जो एक रीत चल पड़ी थी पहले 5 मैचेस में कि यू विन द टॉस, यू बोल फर्स्ट एंड देन यू विन द मैच। आप एक टारगेट अपना सेट करवाते हैं और फिर जो है वो आप मैच जीत रहे हैं। उन्होंने इस मिथ को ब्रेक कर दिया कि टोटल डिफेंड हो सकते हैं यहाँ पे, इफ यू पुट अप अ गुड टोटल ऑन बोर्ड, इफ यू हैव गॉट गुड बॉलिंग, आप जो है वो मैच जीत सकते हैं। फील्ड प्लेसमेंट उनकी इट्स बीन एक्सीलेंट। और आई मीन द ओवरऑल कल हमारे शो में इमरान ताहिर इनफैक्ट मौजूद थे गेम सेट मैच में, और इमरान ताहिर ने वहां पे ड्रेसिंग रूम का आफ्टर द मैच, उसने इमरान ताहिर 50 टीमों से खेल चुके हैं, और वो कहते हैं कि जिस लेवल की बॉन्डिंग मैं यहाँ मुल्तान सुल्तान में देखता हूँ आफ्टर द मैच, हम जब साथ बैठते हैं मैच को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, पिछले मैच की बात करते हैं, आने वाले मैच की, कहते मैंने किसी फ्रेंचाइज में, दिस इज इमरान ताहिर टॉकिंग, जो दुनिया की शायद हर लीग में खेल चुका है, और वो अगर मुल्तान सुल्तान को ये क्रेडिट दे रहा है, कुछ बहुत जबरदस्त चीज हो रही है उस फ्रेंचाइज में जो बाकी टीमें उसके आसपास भी नहीं कर पा रही। उस ज़बरदस्त चीज़ में एक तो ऑब्वियसली खुद कैप्टन है, क्योंकि मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक इंसान कैसे टेबल टर्न कर देता है। खुशदिल शाह ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, शान मसूद जिनको कहते थे कि यार वो वनडे में भी टेस्ट खेल रहे हैं, अब वो T20 में T10 खेल रहे हैं। मीन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दिस ब्लॉक रिजवान। लेकिन कमिंग बैक टू दैट, मैं अब चाहूँगा कि थोड़ा सा हम उस सरफराज वर्सेस सलमान बट फियास्को की ज़रूर बात करें, क्योंकि होता पता है दिल भाई क्या है, होता यह है कि आपस के ये जो होते हैं डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी लेनन्स, वो पब्लिक में वॉश किए जाते हैं,
और होता ही है कि उसको जो पड़ोसी मुल्क है वो इस तरीके से उठा के और फिर उसको इस तरीके से सर्कुलेट करता है। अब तो उनके पॉलिटिकल चैनल्स कर रहे थे वो उनके स्पोर्ट्स चैनल भी अब वही कर रहे हैं। ये ज़रूरी था ये करना, ये काम? देखिए, हमें पूरे सिनेरियो को समझना पड़ेगा और आई रियली विश कि सरफराज के अराउंड इस तरह के लोग मौजूद हों, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मौजूद नहीं है, कि जो उसको इस पूरे मामले के हवाले से काम डाउन करवा सकें। देखिए, सरफराज को तमाम कप्तानियों से हटा के उसकी जगह बाबर को लेकर आना, पीपल में आर्ग्यू कि यार वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक गलत डिसीजन था, जिसका सरफराज के he has got a broken heart syndrome, आजकल काफी पॉपुलर हो गई है, बीमारी का नाम मुझे याद नहीं हुआ है, बट वो he is gone through a very tough patch। द बेस्ट सरफराज इस वक्त जो बेहतरीन काम कर सकता था वो ये करता था कि अपनी परफॉर्मेंसेस से लोगों के मुंह बंद कर देता। देखिए, मुझे कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है, फैसल, वी फॉलो ईच अदर ऑन ट्विटर, आपको मेरे ट्वीट से अंदाजा होता होगा कि मैं भी उन लोगों में था जो कि सरफराज को हटाने और रिजवान और बाबर को उसकी जगह लाने के फैसले की बड़ी मुखालफत किया करते थे, बट रिजवान हैज शट ईच एंड एवरी माउथ, उसने हर एक को चुप कर दिया। क्यों? ये नहीं कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है या उसने गाना बड़ा अच्छा गाना शुरू कर दिया, भाई ही इज स्कोरिंग रन्स, ही इज परफॉर्मिंग, आप भी परफॉर्म करना शुरू करो। खुदारा, आई मीन सरफराज स्टिल हैज गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, वो बड़ा मकबूल और बहुत लोग पसंद करते हैं। खुदा के लिए फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। अपने, आप इमोशनल आदमी हो यार, हम सब इमोशनल होते हैं क्रिकेट के बारे में, अपने इमोशंस, डोंट सिट इन द डग आउट यार। क्यों नहीं आजम खान ने या किसी टीम मैनेजर ने, मोइन खान ने उनको बोला कि यार यू गो और जाके जरा तुम ना ड्रेसिंग रूम में बैठो, द सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन दैट यू आर गिवन। अच्छा, सलमान बट ने जो, सलमान बट अपने यूट्यूब चैनल में हो या किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए हो, उनका काम एनालिसिस करना है, उनका एक माजी दावदार है, ठीक है, बिल्कुल है जी, वो तो टीवी चैनल को उनको बुलाने से पहले सोचना चाहिए ना, क्यों बुला रहे हो। नाउ दैट ही इज सिटिंग ऑन टेलीविजन, वो तो अपना एनालिस्ट वाला काम करेगा जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। मैंने सलमान बट के जो इंटरव्यू, जो कमेंट्स, जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स हैं, इनको मैंने 2-3 दफा सुना है। फैसल सबा, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जो उसने गलत बोली। देखें आगे बिल्कुल अदील भाई, यही बात जो आप करने की भी कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं हमें सरफराज अहमद के हवाले से, जिस तरह आप सलमान बट का भी तस्करा कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम देखें कि सरफराज अहमद को वाकई परफॉर्म तो करना चाहिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान की तरफ जाऊं तो जैसे उनके प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं कि वो टीम बहुत जेलअप है, उनकी जो टीम है बहुत जेलअप है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सरफराज अहमद का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है हमें, थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस नज़र आते हैं, थोड़ा सा उनके जो एटीट्यूड में है वो चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उससे चीज़ें और मिस आउट हो रही हैं। गेम सेट मैच के परसों के प्रोग्राम में हमारे साथ एहसान अली मौजूद थे, जो कि इस वक्त आपको पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाईएस्ट रन टेकर है। उनसे मैंने खास तौर से ये सवाल पूछा था कि सरफराज एज अ कैप्टन एंड ऑल, अच्छा वो तो ऑन एयर बात कर रहा था, लेकिन बहुत से खिलाड़ी जब सरफराज के बारे में ऑफ एयर भी बात करते हैं, सरफराज से कुछ खिलाड़ी जो सिंध में उनकी कप्तानी में खेलते हैं, उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई है कि यार बहुत अच्छा आदमी है सरफराज, बहुत सॉफ्ट आदमी है, वो बहुत जज्बाती आदमी है और वो अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पाता। और जिस प्लेयर का मैं नाम नहीं लूंगा वो सरफराज से सीनियर खिलाड़ी है, और वो ये कहता है कि यार वो बाद में जाके ड्रेसिंग रूम में उन्हीं से बड़ी मोहब्बत से बात करता है, और यही वजह है कि आज भी खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में सरफराज के अंडर खेले वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये बातें हर एक को तो, और एहसान से ये सवाल पूछने, मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा था कि यार जरा लोगों को बताया जाए कि वो जो शोर शराबा जो कि अपनी नागवारी का एहसास कर रहा होता है, वो दिल का बड़ा अच्छा आदमी है, अपने खिलाड़ियों के साथ इज वेरी काइंड, इज वेरी जेंटल, इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू देम। लेकिन दुनिया आपको इस तरह नहीं देख रही है, और स्पेशली आप जो ये जूम आने किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें जो है ना, देखें ये आती हैं उसी बात से कि आपको मेंटोर्स कैसे मिल रहे हैं। अदील भाई मुझे एक बात बताएं ना, अच्छे दिल का क्या करना है? अच्छा दिल तो रिजवान का भी है, लेकिन रिजवान से जो हमारा जो फैन फॉलोइंग बड़ी है वो उनकी उस वजह से बड़ी है कि उनका दिल बहुत अच्छा है, या फिर उनकी उस वजह से बड़ी है कि अगर आप उनको हल्का सा मिडिल लेग पे बॉल दें तो पीछे उठा के फेंकते हैं? ये है ना, इस वजह से है ना, इस वजह से है ना। सो द थिंग इज कि ये एब्सोल्युटली, तो यही चीज़ है ना। अब प्रॉब्लम यही है कि सरफराज को आप देख लें, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, सौरव गांगुली भी एक वक्त में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और पूरा इंडिया उनको चीयर कर रहा होता था, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हुई तो पीसीसीआई ने कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, आपने लॉर्ड्स में शर्ट भी उतार दी और आपने जो है ना उसको घुमा भी दिया, यू डिड एवरीथिंग राइट, लेकिन अब आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं।
यही इशू सरफराज के साथ है। उनके पहले टीम में जब वो थे तो बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, अब जब वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो आई एम सॉरी वहाँ भी उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। आपके T20 लीग में उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटी थी पिछले मैच में जहाँ पे वो अच्छा कर सकते थे, नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है। क्या मजबूरी है? आई एम सॉरी, मैं बहुत कड़ा शायद सवाल कर रहा हूँ, शायद थोड़ा वक्त से पहले, बट स्टिल सिंध के साथ क्या मजबूरी है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या मजबूरी है कि सरफराज अभी तक कैप्टन है? आई थिंक देयर मस्ट बी समवन एल्स जो कि इन दोनों टीम्स की अब कैप्टनसी करने आ जाए। मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द अगर क्वेटा ग्लैडिएटर इस टूर्नामेंट में, देखिए अभी बहुत टूर्नामेंट बचा है और मे बी वी में और आई में एंड अप ईटिंग माय वर्ड्स वाली बात है। हो सकता है बाद में मुझे लोग ये क्लिप्स दिखा के शर्मिंदा कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो तुम क्या बातें कर रहे थे। देखो यार, आई स्टिल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सरफराज, इसमें कोई, और मेरा ख्याल से काफी लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। उसने पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाई हैं, अग्रेसिव अप्रोच लेकर आया था। पाकिस्तान एक बहुत डिफेंसिव माइंडसेट में चला गया था। क्रिकेट की तमाम वी नो मिसबा के टाइम पे एक सर्टन अप्रोच के साथ पाकिस्तान टीम खेलती थी। सरफराज उसको निकाल के एक अग्रेशन की तरफ लेकर आया। लेकिन जो समझने वाली बात है यहाँ पे सरफराज के लिए वो यही है कि लोग आपको उस वक्त तक पसंद करेंगे भैया जब तक तुम रन्स कर रहे होगे, बिकॉज दैट्स योर क्रिटिकल जॉब। यस यू आर राइट, एक कहते हैं ना पैमाना है सबर लबरेज होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस सीजन में परफॉर्म नहीं कर पाई तो शायद जो ओनर्स हैं नदीम साहब और सरफराज की आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। यही इनके कोर है। आजम खान, मुइन खान, नदीम तो ऑफ कोर्स नदीम साहब ओनर हैं एंड सरफराज। ये क्वेटा ग्लैडिएटर का डे 1 से दिस इज द थिंक टैंक। 7 सीजन हो गए हैं ये साथ खेलते हुए, ज़ाहिर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जवाब देना है। अगर इस बार क्वेटा ग्लैडिएटर ने परफॉर्म नहीं किया, दिस वुड बी 3rd कंसेक्यूटिव पुअर टूर्नामेंट दैट दे हैव, एंड आई थिंक ये अब दे विल स्टार्ट लुकिंग, अभी आगे देखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि अब ये 7 सीजन्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बहुत शुक्रिया अदील अज़हर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तरह से ये मैचेस जा रहे हैं तो वहीं पर लोग मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कंपैरिजन करते हैं। वहीं पर लोग ये सोचते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम जलप है और दूसरी जानिब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ कम्बिनेशन भी अपसेट नज़र आते हैं। खुद सरफराज इतने अपसेट नज़र आते हैं, इतने स्ट्रेस में नज़र आते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारी सूरत हाल बेहतर हो। सरफराज एक अच्छे प्लेयर हैं, उनको ओवरकम ज़रूर करना ही चाहिए। और अब हम आपको मिलवाएंगे कराची की लता मंगेशकर से। आवाज़ में ऐसा जादू है कि सुनने वाला सुनता रह जाए। अलिशबा की आवाज़ भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर से बहुत ज़्यादा जो है वो मुशाबहत रखती है। पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी अलिशबा से मुलाकात करवाएंगे। 1 मिनट को आप आंख बंद करें ना तो आपको लगता है कि यार वाकई हम एक बड़ी ग्रेट सिंगर को जो है सुन रहे हैं। आप आंख खोलते हैं तो आवाज़ इतनी बड़ी है लेकिन ख़ुद बड़ी छोटी सी क्यूट सी अलिशबा है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इनकी आपसे मुलाकात कराएं। तो अलिशबा को हमने बोला, अलिशबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वो लता का एक बड़ा मशहूर गाना है, नाम गुम जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचाने गर याद रहे। आपकी आवाज़ जो है वो आपकी क्या खूबसूरत पहचान बनी। सबसे पहले तो ज़रा अपने बारे में बताएं, कितने साल की हैं, क्या कर रही हैं, ये गाना कब से गा रही हैं? मैं 14 इयर्स की हूँ और गाना मैं बचपन से ही गा रही हूँ क्योंकि मेरे फादर सिंगिंग करते हैं तो उनको ही देख के मुझे शौक़ हुआ। अच्छा, और अलिशबा ये तो मेरे ख्याल से पूछना ही फजूल है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, लेकिन फिर भी बता दें। मेरे फेवरेट सिंगर्स में आतिफ असलम, अली ज़फ़र, आयमा बेग, मैडम नूरजहाँ और इंडियन में से लता मंगेशकर जी। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि जी लता मंगेशकर जो है वो आपकी आवाज़ उनसे इतनी ज़्यादा मिलती है, तो जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आपका कैसा फील होता है? जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई कॉम्प्लीमेंट जब आता है ना तो बहुत अच्छा महसूस होता है जी। अच्छा, नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ को, वो तो उनकी फ़ैन, लता मंगेशकर भी उनकी फ़ैन थी, ठीक है? तो इतनी बड़ी हमारी सिंगर इस एरा की, उनको तो मेरे ख्याल से आपने देखा भी नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? उनको तो आपने लाइव में कभी देखा भी नहीं होगा। तो उनके कौन से गाने आपको पसंद हैं और उनकी सिंगिंग आपको कैसी लगती है? मैडम नूरजहाँ की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है जी।
अच्छा, आप फ़ैन हैं मैडम नूरजहां की। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से ये लेगेसी जो है वो फॉलो हो रही है, उसकी जो एक थीम है वो फॉलो हो रही है। और जो हमारे अपकमिंग आपके जैसे सिंगर्स हैं जो कि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया भर में रोशन करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, और अभी भी आप जो है वो इतना ज़बरदस्त गा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए अलिशबा, आप पढ़ती भी हैं, सिंगिंग भी करती हैं, तो टाइम अपना कैसे मैनेज करती हैं? कितना टाइम देती हैं अपनी सिंगिंग को? टाइम, मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ शेड्यूल, उसके हिसाब से पहले स्कूल्स, फिर स्कूल से आने के बाद ट्विटर, फिर ट्विटर से पढ़ने के बाद फिर जो टाइम बचता है फिर उसमें मैं सिंगिंग की क्लासेस लेती हूँ अपने फादर से। सही, तो फिर ये माइक वगैरह ये सारे आपके फादर ने इसका अरेंजमेंट किया है? जी, ये बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, एक वीडियो भी मैंने आपकी देखी है जिसमें आपके फादर आपके साथ ही, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो आपके फादर ही हैं, कैसा उनसे आपका रिलेशन है, और उन्हीं के साथ आप प्रैक्टिस करती हैं या फिर किसी और के साथ रियाज वगैरह करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपने फादर के साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ। फादर के साथ प्रैक्टिस करती हैं। जैसे पहले कि हम थोड़ी सी और गुफ्तगू करें, थोड़ा सा हाउस वार्मिंग हो जाए, थोड़ा सा अगर आप मुझे कुछ गाना सुनाएं, फिर आपसे दीगर बातें करते हैं। मेरी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। कमाल है ना, आप सुन के रिलेट कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, और इतनी सी उम्र में आपकी आवाज़ भी इतनी जो कहते हैं ना कि रची हुई पकी हुई आवाज़ है। मुझे अच्छा थोड़ा सा टेक्निकलिटी के बारे में बताएं। जब भी आप रियाज़ करती हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऊंचा गाना ना बड़ा अच्छा होता है, आप जितना ऊंचा गाएंगे उतना इम्पैक्टफुल होगा। तो ऊंचा गाना, हायर नोट्स लगाना वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि लोअर नोट्स लगाना? मेरे हिसाब से तो लोअर नोट्स लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, उसमें ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस और एफर्ट ज़्यादा लगती है? प्रैक्टिस और एफर्ट्स उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जैसे आप सिंगिंग कर रही हैं माशाल्लाह से, और इतना ज़बरदस्त गा रही हैं, इतनी आपकी अच्छी मेलोडियस वॉइस है, तो ये बताएं जब आप स्कूल में होती हैं या आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्या कहती हैं कि किस तरीके से उनका रिएक्शन होता है कि यार तुम इतना अच्छा गाना गाती हो, अरे वाह चलो हमें भी गाना गा के सुनाओ? टीचर्स का, सबका रिएक्शन क्या होता है? टीचर्स तो मेरे सॉन्ग्स को बहुत पसंद करती हैं, और फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि मेरी आवाज़ बहुत मतलब लता मंगेशकर जी से सिमिलर होती है। हाँ, सही। तो तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए टीचर ने कि आज मुझे ये गाना सुनाओगी तो मैं तुम्हें जो है ना 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देती हूँ? अच्छा, तो ये बताओ कि ऑब्वियसली आपके फादर आपको सपोर्ट करते हैं, उनका ख़ुद भी सिंगिंग से ताल्लुक़ है, तो जब आपने ये सिंगिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त और अब, मतलब जब आप बचपन से ही प्रैक्टिस कर रही हैं, रियाज़ कर रही हैं, तो अब आपको ख़ुद क्या फ़ील होता है? ख़ुद कितना डिफरेंस लगता है कि भाई अगर आपने एक अच्छा सिंगर बनना है तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसको कंटिन्यू करना है? सिंगिंग में तो ये देखें जितना सीखते हैं उतना ही कम होता है, तो पहले के मुकाबले में और अब जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि नहीं इसमें और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें रोज़ भी रियाज़ करना पड़ता है, रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है? जी, रोज़। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अलिशबा हमारे स्टूडियोज़ में थी, और इसी तरह का जो हमारा पाक टैलेंट है इसको बिल्कुल आगे आना चाहिए। अभी सिर्फ 14 ईयर्स की हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त ये परफॉर्म करती हैं, इतना ज़बरदस्त ये गाना गाती हैं। हमने आपको अलिशबा से मिलवाया। अभी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।